Okay, welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to start the exercise of the lesson number 10, Two Mothers Remembered. In the previous lecture we discussed the reading of this poem and I explained it line to line. And if you did not watch that video, please watch it first. Okay. आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट द राइमिंग स्कीम, ओके, राइमिंग स्कीम को ज़रा देख लें क्योंकि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसके अंदर जिसमें आपने स्टैंजा आपको दिया होता है और उसके बाद 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उनमें से अक्सर एक राइमिंग स्कीम का और एक पोएटिक डिवाइस का, थीम का, मेन आइडिया का, इस तरह का क्वेश्चन या किसी स्पेसिफिक फ्रेज को अंडरलाइन किया होता है और आपसे पूछा जाता है व्हाट डज इट मीन, लाइक लॉन्च्ड माय करियर, व्हाट डज इट मीन। तो इस तरह का क्वेश्चन वहां पे आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो राइम स्कीम देख लें कि होमोफोन्स जो है हमारे पास यहाँ पे क्लेम नेम ए हो जाएगा, डिजाइन माइन बी हो जाएगा, हेयर एंड करियर सीसी हो जाएगा, बियर वियर डी हो जाएगा, येट सेट ए हो जाएगा अगेन अगले स्टैंजा पे, ठीक है। और ग्रू एंड डू बी सो गो ए हो जाएगा। ये एक अलग स्टैंजा है और ये अलग स्टैंजा है, ओके। और अदर मदर बी हो जाएगा। उसके बाद लेंथ स्ट्रेंथ ए 3 मी बी एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टैंजा है आपके पास डे अवे ए हो जाएगा और डू यू बी हो जाएगा, ओके। दैट वाज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। सो नेक्स्ट वी विल आल्सो डिस्कस द paraphrasing of this poem that I have written here. तो पैराफ्रेजिंग पहले स्टैंजा की जरा देखें। I had 2 mothers, both special and unique, with the same name but different personalities. I loved them both because they were my family. Okay. Second stanza है, my first mother gave birth to me, raised me and taught me valuable lesson. Her love and influence still stay with me. As I grew older, our relationship became stronger and we shared joyful moments together. Next step, but as her death declined, the changed and our roles reversed. I became her caregiver and she became like a child. This transformation showed me the cycle of life and the interconnectedness of our relationship. Interconnectedness होता है ताल्लुक होना, दूसरे के साथ डिपेंडेंसी की गेम जो होती है, ओके। Last stanza है, if my children face a similar situation, I'll ask them to love and appreciate both mothers just as I did, embrace the love and care from both just as I have, okay। तो ये इसकी पैराफ्रेजिंग थी, इसको एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट प्री रीडिंग क्वेश्चन है, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू योर मदर। तो ये आपका पर्सनल नैरेटिव है, मेरा पर्सनल नैरेटिव अलग है आपसे, तो आपका कुछ अलग हो सकता है। तो आई शो रिस्पेक्ट टू माई मदर बाई एक्नॉलेजिंग हर सैक्रिफाइसेस, एप्रिशिएटिंग हर लव एंड गाइडेंस एंड केयरिंग फॉर हर व्हेन शी नीड्स इट, जस्ट एज द स्पीकर डज इन द पोएम, ठीक है। डज द टाइटल ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट इट्स थीम। Yes, the title Two Mothers perfectly reflect the theme of the poem, which explore the speaker's complex relationship with their biological mother and their mother's transformed state due to aging and declining health. Next, how do you take care of your sibling? I take care of my sibling by being their strength and support. आपको तो पता है आप अपने सिबलिंग की कैसे ख्याल रखते हैं, उनको मार के, ठीक है। तो इस तरह रखते हैं आप लोग उनके काम में टांगे अड़ाकर। तो जस्ट लाइक द स्पीकर बिकेम, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। आई टेक केयर ऑफ माई सिबलिंग बाई बीइंग देयर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक हो गया, उनकी स्ट्रेंथ बनना है, सपोर्ट बनना है। जस्ट लाइक द स्पीकर becomes their mother's strength and by showing them love, guidance and appreciation just as the speaker's mother have done, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो लिखा हुआ है ये पर्सनल नैरेटिव से लिखा गया है। आप लोगों का आंसर इसका चेंज हो सकता है, जिस तरह आप अपनी सिबलिंग की केयर करते हैं वैसे आपने बता देना है, ठीक है।
नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन था हमारे पास एक, जब पोएम एंड होती है। ये हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चन थे 3 जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। और अब हम जा रहे हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन था हु इन्फ्लुएंस अ स्टूडेंट मोर, पेरेंट्स आर एज मेट्स। पहले तो आपने खुद एस्टिमेट लगाना है, एज मेट से बच्चा ज्यादा इंस्पायर होता है या पेरेंट्स से होता है। आजकल मेरा ख्याल है कि एज मेट से ज्यादा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली दोनों ही से होता है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ एक अच्छा खासा बच्चे ने टाइम गुजारा होता है जिंदगी का। So that is why we cannot say that only the age mates impact on the you can say that personality of a person. Parents also play a great role. Okay, so हम इसका आंसर जरा देख लें। Both parents and peers mean age mates, friends, influence students but in different ways. Parents shape values, beliefs and personality, while peers impact interest, behaviors and social skills. ठीक हो गया। अब जिस तरह के सर्कल में बैठते हैं उसी तरह की चीजें सीख जाते हैं। A balanced influence from both is ideal for a student's overall development. ठीक हो गया। तो दोनों की तरफ से बैलेंस रहना चाहिए, ना आपको ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इन्वॉल्व होना चाहिए कि आपको घर वाले भूल जाए, ना इतना घर वालों के साथ रहना चाहिए कि आपको सोशल सर्कल का पता ही ना हो, लोगों को डील कैसे करना पता ही ना हो, मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता ही ना हो। ठीक हो गया। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये वाली एक्सरसाइज हमारे पास। हाउ आर द टू मदर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ठीक हो गया। इसका आंसर सिंपल सा है। द टू मदर्स आर डिफरेंट इन देयर रोल्स एंड स्टेज ऑफ लाइफ। द फर्स्ट मदर वाज द स्पीकर्स बायोलॉजिकल मदर, व्हाइल द सेकंड मदर वाज द सेम पर्सन बट विद अ चेंज पर्सनालिटी ड्यू टू एजिंग एंड डिक्लाइनिंग हेल्थ। ठीक हो गया। उसकी जो सेहत है वो खराब हो चुकी है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ? नंबर 1, बोथ मदर्स शेयर द सेम नेम, उनका नाम सेम था। अब इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। लव द स्पीकर अनकंडीशनली, दूसरी बात है। पहली बात है नेम सेम था, कंडीशनली अनकंडीशनली लव करती थी। दे आल्सो शोड रिमार्केबल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। ठीक हो गया। तो दोनों ने अपना अपना 100% रोल दिया, तो 3 डिफरेंस ये काफी हो गए। व्हाट डिड द फर्स्ट मदर डू टू द स्पीकर? The first mother gave birth, nurtured and launched the speaker's career, passing on her love, values and example of all to follow. ठीक हो गया। Next, who was the speaker's second mother? Describe her briefly. The second mother was the speaker's biological mother in her older age. वो बूढ़ी अम्मी थी उसकी स्पीकर की, जो कि ओल्ड एज में हो चुकी थी। उसकी शेप, उसका कलर, उसके बॉडी सारा कुछ चेंज हो चुका था। Struggling with declining health and mental clarity. ठीक हो गया। उसको माइंड से वो क्लियर नहीं थी, बच्चों की तरह माइंड हो गया था। बिकमिंग चाइल्ड लाइक एंड डिपेंडेड ऑन द स्पीकर, वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगी थी। एंड स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द स्पीकर, स्पीकर पे डिपेंड करना शुरू कर दिया था। व्हाट इज द स्पीकर एडवाइस टू हर ओन चिल्ड्रन? अपने बच्चों को स्पीकर क्या एडवाइस करेगी? द स्पीकर एडवाइस देयर चिल्ड्रन टू लव एंड अप्रिशिएट बोथ मदर्स इक्वली जस्ट एज दे हैव डन। ठीक हो गया। हु आर 3 women referred to the poem, briefly describe them. अच्छा, 3 women referred in the poem. Number 1 first mother, number 2 second mother, number 3 writer खुद। ठीक हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा आपने ऐसे लिख देना। The first mother biological mother in her prime, the second mother biological mother in old age, the speaker themselves, the daughter or the child। ठीक हो गया। 3 लड़कियों का जिक्र हुआ, औरतों का जिक्र हुआ। उसके बाद अगर हम आगे जाए तो ये तो ओरल कम्युनिकेशन है, इसको आपने खुद पढ़ लेना है। एक्टिविटी है, ये भी आपने देख लेनी है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर कोहेसिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, कोहेसिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ और मीनिंगफुली बाउंड होते हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई मतलब बन रहा होता है। इस डेफिनेशन को आप एक दफा रीड कर लीजिएगा। कोहेसिव सेंटेंसेस आर दोज दैट हैव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वर्ब, दे शुड मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ। तो इस तरह ज्वाइन हो कि वो एक कंप्लीट सेंस उनकी आपके पास आ रही हो, कंप्लीट सेंस बन रही हो। सेवरल सेंटेंसेस टुगेदर मेक अ पैराग्राफ। तो फिर इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं। फॉर द पैराग्राफ टू बी कोहेसिव यू हैव टू श्योर दैट all the sentences are individually cohesive and that they follow each other in a logical sequence. लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए और एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। अब आगे जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस,
This is a cohesive sentence because technology is an important part of modern life. Definitely it is a cohesive sentence. यहाँ पे कोई भी दूसरा सेंटेंस ही अभी तक मौजूद नहीं है, तो ये सिंगल सेंटेंस है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. It's make sense by itself, क्योंकि इसकी सेंस आ रही है. Now let's combine this sentence with each sentence. So technology is an important part of life. There have been several new innovations in the technology over the years. ये भी ठीक है. People should plant. ये क्या बात हुई? ये वाला जो सेंटेंस है ये यहाँ पे गलत है. पीपल शुड प्लांट मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन. ठीक है, हाँ नीचे लिखा भी हुआ है. दिस इज नॉट अ कोहेसिव पैराग्राफ बिकॉज अ थर्ड सेंटेंस हैज नो लॉजिकल कनेक्शन. अब वहां पे ऊपर वो बात टेक्नोलॉजी की कर रहा है, एकदम वो ट्रीज की बात करना शुरू हो गया, तो दैट इज नॉट अ कोहेसिव सेंटेंस. नेक्स्ट है कोहेसिव सेंटेंस बनाने के लिए तीसरा पैराग्राफ. दीज डेवलपमेंट हैव मेड लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल. तो इन डिवाइसेस की वजह से जिंदगी जो है आपकी और आसान हो गई है. ठीक है, प्रैक्टिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस. तो अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड, सो, बिकॉज, बट, और. ओके, आई कुड नॉट गो आउट लास्ट नाइट बिकॉज आई वाज टू बिजी. ठीक हो गया. आई कुड नॉट गो विद माई फ्रेंड सो ही वेंट विदाउट मी. तो ये कोहेसिवनेस है. कोहेसिव जो कंजंक्शन होती है या फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी सेंटेंस को जोड़ के रखती हैं और सेंटेंस के मीनिंगफुली जोड़ देती हैं. ओके, माई फ्रेंड वेंट टू द सिनेमा टू सी अ फिल्म बट. अच्छा, बट है ये एक्चुअली, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं तो ये शायद बट ही बन जाए. अच्छा, बट द फिल्म वाज नॉट वेरी गुड. ठीक हो गया, बट आएगा यहाँ पे. द सिनेमा वाज फुल ऑफ पीपल एंड दे वर ऑल स्मोकिंग. आई लाइक पीपल बट आई डोंट लाइक स्मोक. अच्छा, आर का यहाँ पे मुझे कोई इस्तेमाल नजर नहीं आया. ठीक है, तो ये जरा अगर आपको मिले तो मुझे भी बताइएगा काइंडली कमेंट्स के अंदर. ठीक है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस टू बी सेंटेंस यूज अप्रिशिएट कोहेसिव. अच्छा, कुछ सेंटेंस आपने दिए हुए हैं जिनको आपने जोड़ के कोहेसिव सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि ऊपर जो प्रैक्टिस आपने की है उसको आपने अब करके दिखाना है. तो हम इसको किसी भी तरह आप जोड़ सकते हैं. अली इज एन ओल्ड चाइल्ड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. अली इज एन ओल्ड चाइल्ड एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट. तो यहां पे हम सिंपली क्या लिख देते हैं, एंड लिख देते हैं. यहां पे सिंपली एंड आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है यू हैव टू ब्रिंग योर एग्जामिनेशन कार्ड. यू कैन नॉट ज्वाइन द एग्जाम विदाउट, बिकॉज यू कैन नॉट. ठीक हो गया, क्योंकि आप जो है एग्जाम यू नहीं एंटर नहीं हो सकते उसके बगैर. सॉरी. अच्छा, नेक्स्ट है शी वेंट टू वर्क, शी डिड नॉट वांट टू गो. तो अगर हम इसको लिखें शी वेंट टू वर्क ऑल्दो शी डिड नॉट वांट टू गो. ठीक होगा, तो दैट विल बी गुड. ओके, अगरचे वो जाना नहीं चाहती थी उसके बावजूद भी वो बेचारी काम पर चली गई. सरकारी नौकरी होगी इसकी. ठीक है, माई कैट वॉज हंग्री, इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट दैट डे. तो ये सरकारी नहीं प्राइवेट नौकरी होगी, सरकारी वाले तो जाते ही नहीं है काम पे. ठीक है, माई कैट वॉज हंग्री, इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट दैट, सो इट हैड नॉट ईटन. ठीक हो गया, इसलिए उसने खाना नहीं खाया. अब बुक और देयरफॉर भी हो सकता है, देयरफॉर इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट दैट डे. ओके, अ बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन. अच्छा, यहाँ पे ट्रांजिशन डिवाइस अगर हम लगाएं वो ज्यादा से सूटेबल हो सकती है. अगर हम लिखें अ बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन एट द सेम टाइम अ बुक कैन बी बोरिंग. ठीक हो गया, एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइस हो जाएगी आपके पास. मेक लेस नंबर ऑफ सेंटेंसेस. आपने अच्छा, make less number of sentences by combining as many sentences as you can in the following paragraph using the above example to guide you. Okay, the grader team was 3 games down. आपने ऐसा करना है कि इसको कंजंक्शन के जरिए या फिर उसके जरिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस के जरिए जोड़ के कम से कम सेंटेंसेस बनाने हैं. वैसे तो इस तरह की राइटिंग जो होती है ये राइटिंग में कंसीडरेबल नहीं होती कि जिसके अंदर आप शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं बनाते,
लेंथी सेंटेंसेस बनाते हैं, अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन चलो यहाँ पे हम टेक्निक अप्लाई करके देखते हैं। तो इसको ज्यादा मुख्तसर करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक एक जगह पर कोई ना। ओके, सो हियर वी आर, मेक लेस नंबर ऑफ सेंटेंसेस। आपने कम सेंटेंसेस बनाने थे कोई ना कोई कंजंक्शन या फिर ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करके। तो देखते हैं, द गैरुडा टीम वाज 3 गेम्स डाउन and had to win the next 4 games to move to the next round। ठीक हो गया। Fans of Garuda were worried because it had not won any championship for 4 years. No team had ever come back in the playoffs from 3-game deficit नुकसान, and all of the fans knew this। ठीक हो गया। कॉमा खत्म करके एंड लिख देना आपने। The fans of the Garuda, जहां फुल स्टॉप आएगा, सॉरी फुल स्टॉप खत्म करके एंड लिखना है, फुल स्टॉप लिखेंगे या पीरियड लिखेंगे। द फैंस ऑफ द गैरुडा वॉच्ड एंशियसली एज द 4th गेम अगेंस्ट द बियर बिगेन, व्हाइल लिखेंगे या फिर लिख दे ऑन अदर हैंड द फैंस ऑफ द बियर वॉच्ड कॉन्फिडेंटली बिकॉज द बियर हैड अ गुड चांस टू विन द मैच एंड द फैंस ऑफ द बियर न्यू दिस। नोबडी बिलीव्ड द गैरुडा would win that year till the Garuda won the match that year, or but the Garuda won the match that year। ठीक हो गया। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है, ये ऐसे राइटिंग की फॉर्म है। ऐसे राइटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफा इसको रीड कर लीजिएगा। फेडरल बोर्ड जो है वो एंड टाइम पे आपका सिलेबस चेंज कर सकता है, पेपर पैटर्न, सॉरी सिलेबस नहीं, पेपर पैटर्न चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसको जरा देख लीजिएगा, बॉडी सेंटेंस की कैसे बनाते हैं, ऐसे की ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। यूज दिस आउटलाइन एज अ रोड मैप एंड राइट एन आर्गुमेंटेटिव। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपने खुद लिखना है। कॉज एंड इफेक्ट, अच्छा ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, लेकिन ये ऐसे में काम आने वाली टेक्निक्स है। कॉज एंड इफेक्ट होता है, कॉज होता है व्हाई एंड इफेक्ट होता है हाउ, कि कोई चीज क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक हो गया। इसको एक दफा आपने रीड कर लेना है। तो इसी की बेस पे पैराग्राफ हम लिखते हैं। ठीक है। फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, एक हमारे पास होता है फैक्ट, यानी कि कोई डेट हो, सूटेबल डेट, जैसे कि पाकिस्तान 1947 को आजाद हुआ, ये फैक्ट है। ठीक हो गया। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू रन द पाकिस्तान इफ वी विल रिमेन इन द सेम सिचुएशन, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, ये फैक्ट है। अगर हम इसी हालत में रहे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, ये मेरी ओपिनियन है। ठीक है। तो डिफरेंट ओपिनियन आपकी हो सकती है, लेकिन फैक्ट जो होता है वो साइंटिफिकली प्रूव होता है। फैक्ट जो होता है वो स्पेसिफिक डेट होती है। फैक्ट जो होता है वो हिस्टोरिकल रेफरेंस रखता है। ठीक हो गया। तो ट्रूथ कैन एंड कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लॉ बन चुका होता है। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियन। इसके अंदर से आपने फैक्ट एंड ओपिनियन को निकाल के लिखना है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है हमें, पैलियोडाइट फर्स्ट गेन पॉपुलैरिटी अप्रोक्सीमेटली 10 years ago आफ्टर रिसर्च। तो हम कहेंगे कि यहां से लेके यहां तक देखें, ये जो है ये फैक्ट है। ठीक हो गया। इसके ऊपर हम लिख देंगे एफ। ओके, ये हमारे पास है फैक्ट। तो फैक्ट ऐसी चीज होती है जिसमें फिक्स डेट होती है। 10 years ago, ये फिक्स डेट है, हिस्टोरिकल रेफरेंस है, लिखा गया है, तो उसका ओरिजिन है ये। ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर सेकंड की डॉक्टर कॉर्डेन टू डिस्कवर द ऑप्टिमल ह्यूमन डाइट। तो इस डॉक्टर ने ये डिस्कवर की थी, ये भी फैक्ट है। ठीक हो गया। इसको भी हम क्या लिख देंगे, इसके ऊपर भी एफ लिख देंगे। नेक्स्ट है द डाइट मेनली सेंटर्स कंज्यूमिंग मीट। अच्छा, ये यहां से लेके इट कंज्यूम मीट, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल एंड नट्स एंड सीड, ये भी हमारे पास क्या है, फैक्ट है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कंसीडर्ड टू बी हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर एंड लो इन। उसके बाद जो डाइट कंसिस्ट ऑफ मीट, फिश, वेजिटेबल। अच्छा, द डाइट इज हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर। ठीक है। जो ये डाइट होती है, ये क्या होती है, हाई इन प्रोटीन
and fiber while low in carbon dioxide and sugar. ओके, तो ये दोनों भी हमारे पास क्या है, फैक्ट है. Okay, and it is often referred to in the field of nutrition as the Stone Age. तो it is referred to at the Stone Age. ये Stone Age वाली बात जो है ये भी historical reference है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, fact है. Okay, so next, the diet aims to mimic the diet of the Paleolithic era. ठीक हो गया. तो ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एरा ये यूज होती थी, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब ओपिनियन कौन कौन सी है इसके अंदर. ओपिनियन, द पैलियो डाइट इज कंसीडर्ड ऑप्टिमल बाय डॉक्टर, कार्डियन एंड सम हेल्थ एक्सपर्ट्स. ठीक हो गया. तो ये जो है यहाँ पे जो हमारे पास ओपिनियन है कि उसने कहा है ये ऑप्टिमल ह्यूमन डाइट है, और कुछ एक्सपर्ट ने ये मिलकर दोनों ने ये बात की थी. ठीक है. लेकिन एक्चुअली ये बात अगर डिस्कवरी की बात आई तो डिस्कवर पहले उसने किया था. ठीक है. द डाइट इज बेनिफिशियल ड्यू टू इट्स हाई प्रोटीन एंड फाइबर कंटेंट एंड लो कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर कंटेंट. ये बात उन्होंने की थी. उन्होंने बोला था कि इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर होती है, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडरेबल अप्रोच है. लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे जो है स्टेटमेंट के अंदर फैक्ट ही है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास वन एक्ट प्ले. One act play is a play that has only one act as opposed to plays that occur over several acts. It usually has a running time of between 15 times to an hour and focused on a single event or problem taking place in a single setting. ठीक हो गया. तो एक ही इवेंट के मुतालिक बनाया जाता है, एक ही एक्ट में बनाया जाता है, एक टेक में बना होता है, और सिंगल ही सेटिंग होती है इसकी, एक ही जगह परफॉर्म कर दिया जाता है. ठीक हो गया. तो लेंथ इसकी होती है, वन एक्ट प्ले कैन हैव अ रनिंग टाइम बिटवीन 15 मिनट्स टू एन आवर, 15 से 1 घंटे तक का हो सकता है. वन एक्ट प्ले फोकस ऑन अ सिंगल इवेंट और प्रॉब्लम टेकिंग प्लेस इन द सिंगल सेटिंग. एक ही इशू को अगर लाइक डॉरी का इशू हो जाए, स्मोकिंग का इशू हो जाए, ड्रग्स का इशू हो जाए, आफ्टर दैट यूज ऑफ मोबाइल फोन और समथिंग, इस तरह की इशू पे कोई वीडियो बने तो एक वन टेक के अंदर पूरे का पूरा आइडिया कन्वे होगा. The action of the play should move fairly quickly. तो जल्दी जल्दी एक्शन हो रहे होते हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरीज में होते हैं, तो लंबा खींचा नहीं जाता उसको सीरियल की तरह. Characters, one act plays have few characters but the turning of plots in the story is strong. ठीक है. प्लॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, कैरेक्टर कम होते हैं. Structure, the play must be close knit and the greatest attention must be paid to its structure. स्ट्रक्चर की तरफ अटेंशन होती है, ये स्टोरी सेंटर्ड होता है. ठीक हो गया कि स्ट्रक्चर किस तरह का. अब आ गया द डियर डिपार्टेड. अच्छा, डियर डिपार्टेड एक कंप्लीट स्टोरी है, इंटरनेट पे ये अवेलेबल है. ठीक हो गया. आपने एक दफा पढ़ लेनी है. अगर मैं पढ़ने बैठा तो मेरे लिए एक दिन निकल जाएगा. हाँ, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने उस स्टोरी को पढ़ने के बाद लिखे हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली बस ये सिंपल समझ लें कि घर के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, वहां पे डिफरेंट लोग इकट्ठे हुए हैं और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इसकी जो दौलत है, इस बंदे की जो मरा है, वो किस तरह हम सब में डिवाइड होगी. ठीक हो गया. तो इस बात के ऊपर डिस्कशन उस घर के अंदर चल रही है. तो इसके आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, वो जरा एक दफा नजर मार लेते हैं. अच्छा, एक्टिविटी यहां से शुरू हो रही है. रीड द प्ले डियर. ओके, ये हो गया. हाउ डज मिस्टर साल्टर प्लान टू आउटशाइन द जॉर्डन्स? व्हाट डज इट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर? Miss Salter plans to outshine the Jordans by displaying her wealth and luxury, revealing her snobbish and competitive nature. ठीक हो गया. Why does Mr. Salter decide to shift the bureau from grandfather's room before the arrival of the Jordans? How does Henry react to the suggestion? Mr. Salter wants to hide the bureau to conceal her wealth from the Jordans, but Henry refused, showing his honesty and integrity. ठीक हो गया. वो दौलत पे कब्जा करने के लिए सारा कुछ कर रहे थे. ग्रैंडफादर आई होप सो उनका बना था. What is the reason for the Jordans taking a long time to get to the house of the Salters?
What does it show about the two sisters attitude towards each other? कुछ बहनें होती हैं, कुछ भाई होते हैं, कुछ रिश्तेदार इकट्ठे हुए होंगे. The Jordans are delayed due to the cat's insistence on dressing up, showing the sisters' rivalry and Kate's vanity. ठीक हो गया. जो उसकी बहन थी वो काफी खिलाफ चल रही थी उसकी, वो थोड़ा सा फेयर कैरेक्टर. What does Mrs. Jordan describe as a fatal mistake? What is the irony in the comment she makes on Mrs. Salter's defense? Mrs. Jordan calls her decision to leave her wealth to her daughter's fatal mistake. ठीक हो गया. तो ironically criticize Mrs. Salter's defense of her own actions. ठीक हो गया. What change does grandfather make in his new will? तो नई will क्या थी, किस तरह डिवाइड होगी दौलत? What effect does it have on his daughter? Grandfather changed his will to leave everything to his grandson, shocking his daughters and revealing their selfish motives. ठीक हो गया. तो एक बंदा है मरने वाला है, वो अपनी विल तैयार कर रहा है और उसके इर्द गिर्द उसके रिश्तेदार पैसे के लिए जमा हुए हैं. What are the three? एक बच्चा बंदा है जो कि नहीं उसकी वेल्थ के पीछे नहीं है, ठीक है, वो उसके नाम सारा कुछ कर देता है क्योंकि कॉमन स्टोरीज में होता है. What are the three things that grandfather plans to do on Monday next? Grandfather plans to sign his new will, settle his accounts and enjoy a quiet day at home, showing his desire for peace and closure. Grandfather plans to sign his new will, settle his account and अच्छा ये मिस्टेकली बस यहाँ तक आपका आंसर है क्लोजर तक. ठीक हो गया. ओके, आई होप सो कि एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. इज देयर? यस. नेक्स्ट लेसन है मेटामॉर्फोसिस. बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है. इंशाल्लाह एक वीडियो में इसकी रीडिंग है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस की जाएगी. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड यू आर वाचिंग वीडियो, so please subscribe the channel and tell me your precious suggestion in the comments for that I can improve the quality of work. Okay, so अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा.